वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 जो है वो फाइनाइट कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस से रिलेटेड है। तो हम लोग जो पीछे अभी इक्वेशन ड्राइव कर आए थे पिछले सेक्शन के अंदर, वो था रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम। और अब हम लोग इस चैप्टर के अंदर रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम अपने जो लॉज हैं जो कि फ्लूइड्स के ऊपर अप्लाई हो रहे होंगे, जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है जिसको हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, या हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, तो उसके ऊपर हम लोग रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम अप्लाई कर रहे होंगे। सो हम लोग फाइनाइट कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस कर रहे होंगे। फाइनाइट मीन्स कि हमारी जो ज्योमेट्री होगी या जो कंट्रोल वॉल्यूम होगा वो फाइनाइट होगा, वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल नहीं है, इनफाइनाइटेसिमल साइज़ का नहीं है, बट वो थोड़ा सा लार्ज है एज़ कम्पेयर टू इनफाइनाइटेसिमल साइज़ का। जो हम लोग पॉइंट टू पॉइंट वेरिएशंस देख रहे होते हैं, वो हम पॉइंट टू पॉइंट वेरिएशंस नहीं देख रहे होंगे। जो वेरिएशंस हैं वो हम सिर्फ और सिर्फ सेक्शंस पे देख रहे होंगे कि इनलेट पर क्या वेलोसिटीज़ हैं, आउटलेट के ऊपर क्या वेलोसिटीज़ हैं। तो बार बार हर फ्लो के अंदर पॉइंट टू पॉइंट वेरिएशंस की बात नहीं कर रहे होंगे। वो हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स 2 के अंदर जब हम लोग डिफरेंशियल एनालिसिस पढ़ रहे होंगे तो तब हम वहाँ पर करेंगे। तो इस चैप्टर का नाम ही फाइनाइट कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस है। तो हम लोग पर्टिकुलर कंट्रोल वॉल्यूम सेलेक्ट कर रहे होंगे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और जो हमारा पहला सेक्शन है इस चैप्टर के अंदर वो है 5.1 एंड दैट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन कहते हैं। तो इस सेक्शन के अंदर हम लोग देख रहे होंगे कि कंटिन्यूटी इक्वेशन किस तरह से ड्राइव की जाएगी, और इस इक्वेशन को हम लोग अप्लाई कर रहे होंगे अगर हमारा जो कंट्रोल वॉल्यूम है वो फिक्स्ड भी है और नॉन डिफॉर्मिंग भी है। हमारे पास कुछ केसेस के अंदर हमारा कंट्रोल वॉल्यूम जो है वो मूविंग भी हो सकता है, नॉन डिफॉर्मिंग है बट मूविंग भी हो सकता है। जैसे एयरक्राफ्ट इंजन्स हैं, अगर वो मूव कर रहे हैं तो उस केस के अंदर हम लोग जो कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस कर रहे होंगे तो उसके अंदर हम लोग मूविंग कंट्रोल वॉल्यूम सेलेक्ट कर रहे होंगे। फिर हमारे पास है डिफॉर्मिंग कंट्रोल वॉल्यूम, और डिफॉर्मिंग कंट्रोल वॉल्यूम से भी हमारे कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ प्रॉब्लम्स सिर्फ और सिर्फ ईजियर होंगे हमें डिफॉर्मिंग कंट्रोल वॉल्यूम यूज़ करते हुए, तभी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। और कुछ प्रॉब्लम्स हमारे पास फिक्स नॉन डिफॉर्मिंग कंट्रोल वॉल्यूम से भी हो सकते हैं और डिफॉर्मिंग कंट्रोल वॉल्यूम से भी हो सकते हैं। ड्यूरिंग द लेक्चर प्रीवियस सेक्शंस के अंदर जब हम लोग कंट्रोल वॉल्यूम और सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे तो एक क्वेश्चन राइज हुआ था कि अगर हमारे पास वाटर टैंक हो और वो हाफ फिल्ड हो तो उस केस के अंदर हम लोग कंट्रोल वॉल्यूम क्या सिलेक्ट कर रहे होंगे। तो वो हमारे पास प्रॉब्लम के अंदर डिपेंड कर रहा होगा कि हम लोग फिक्स भी ले सकते हैं, फिक्स नॉन डिफॉर्मिंग कंट्रोल वॉल्यूम भी ले सकते हैं एंड डिफॉर्मिंग कंट्रोल वॉल्यूम भी ले सकते हैं। तो जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वो आपको उस केस के अंदर नज़र आएगा। इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर क्या करना है। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले एक एप्रोप्रिएट फाइनाइट कंट्रोल वॉल्यूम सेलेक्ट करेंगे ताकि हम लोग जो फ्लूइड मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर सकें। तो इवन जितने भी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे होंगे एक एप्रोप्रिएट फाइनाइट कंट्रोल वॉल्यूम सेलेक्ट कर रहे होंगे टू सॉल्व द फ्लूइड मैकेनिक्स प्रॉब्लम। तो हमारे जो फाइनाइट कंट्रोल वॉल्यूम होगा किस तरह का सेलेक्ट करना है वो डिपेंड कर रहा होगा कि किस तरह का हमारे पास प्रॉब्लम है। फिर हमने क्या करना है कि अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मास, एनर्जी एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन टू द कंटेंट्स ऑफ फाइनाइट कंट्रोल वॉल्यूम टू गेट इंपॉर्टेंट आंसर्स। तो हम लोग ये जो लॉज हैं उनको अप्लाई करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मास, एनर्जी, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इनके जो लॉज हैं, जो इनके कंटेंट्स हैं, जो वो हम अप्लाई कर रहे होंगे फाइनाइट कंट्रोल वॉल्यूम पर टू गेट द इंपॉर्टेंट आंसर। तो हमारे पास अगर कोई प्रॉब्लम्स होंगे उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग ये कर रहे होंगे। Know how velocity changes and energy transfers in fluid flows are related to forces and torques। तो कि किस तरह से कि जो वेलोसिटी चेंज होने की वजह से या एनर्जी ट्रांसफ़र होने की वजह से फ्लूइड फ्लो के अंदर वो रिलेटेड हैं फोर्सेस से या टॉर्क से। तो वो डिपेंड कर रहा होगा कि सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी के चेंजेस होने की वजह से हमारे जो कंट्रोल वॉल्यूम है उसके ऊपर फोर्सेस अप्लाई हो रही होंगी। वो हम लोग जब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर कंट्रोल, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जब हम लोग किसी भी कंटेंट्स को अप्लाई कर रहे होंगे फाइनाइट कंट्रोल वॉल्यूम के, तब आपको ये आइडिया हो रहा होगा कि ये क्या बात यहाँ कही जा रही है।
and understand why designing for minimum loss of energy in fluid flows is important. कि हमें क्यों पता होना चाहिए कि मिनिमम लॉस होना चाहिए एनर्जी का जब भी हम लोग कोई भी फ्लूइड फ्लोज के लिए कोई भी चीज़ डिज़ाइन करने जा रहे हैं. बट इस केस के अंदर हम लोग अभी जो पहला पार्ट है वो कंजर्वेशन ऑफ मास को देख रहे होंगे, और फिर जब हम कुछ प्रॉब्लम सेलेक्ट कर रहे होंगे देन वी विल बी एबल टू select an appropriate finite control volume to solve the related problems. Conservation of mass, the continuity equation. Conservation of mass is the key to tracking flowing fluid. तो कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ है वो हमारे लिए की है टू ट्रैक द फ्लोइंग फ्लूइड. इवन हम लोग जब मोमेंटम के प्रॉब्लम्स भी कर रहे होंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वाले प्रॉब्लम भी कर रहे होंगे, या इवन एनर्जी वाले भी प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे, वी नीड टू नो द मास, कंजर्वेशन ऑफ मास. तो मास को हमने आइडेंटिफाई करना होगा थ्रू आउट द फ्लोइंग फ्लूइड. तो ये जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है हमें काफ़ी जगहों पर यूटिलाइज हो रही होगी, यूज़ हो रही होगी, क्योंकि मास को हमेशा, क्योंकि फ्लूइड फ्लो कर रहा है, जो फ्लूइड हमारा जो सिस्टम का मास है उसको कंजर्व होना पड़ेगा और उसको कंजर्व रखना पड़ेगा हमें. सो हाउ मच एंटर्स एंड लीव्स अ कंट्रोल वॉल्यूम कैन बी सर्टेन. तो कितना वॉल्यूम या कितना जो मास है फ्लूइड या सिस्टम का वो कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर इन हो रहा है और आउट हो रहा है, वो हम लोग ट्रैक कर सकते हैं विद दिस लॉ, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ मास या कंटिन्यूटी इक्वेशन. द कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल इज easily applied to the contents of control volume. हम लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास के प्रिंसिपल को. और अगर हम लोग अप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, कि हम लोग किस तरह का कंट्रोल वॉल्यूम सेलेक्ट कर रहे होंगे ताकि हमारा जो सॉल्यूशन है पर्टिकुलर प्रॉब्लम का वो कॉम्प्लिकेट ना हो सके, वो ईजियर हो सके. तो कुछ प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग एक कोई ख़ास पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हम लोग वही प्रॉब्लम दो डिफरेंट तरीकों से, जो कंट्रोल वॉल्यूम है एक में फिक्स्ड और एक में फिक्स्ड नॉन डिफॉर्मिंग और एक में डिफॉर्मिंग कंट्रोल वॉल्यूम सेलेक्ट करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. डेरिवेशन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन. जब हम लोग सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर डिफ्रेंशिएट करने गए थे या दोनों को डिफाइन करने गए थे, तो सिस्टम हमें याद करना पड़ेगा कि सिस्टम क्या था. अ सिस्टम is defined as a collection of unchanging contents. That is, the amount of a mass in a system is constant. तो सिस्टम क्या था हमारा, वो कलेक्शन ऑफ अनचेंजिंग कंटेंट्स था. तो कोई भी हमने फ्लूइड सेलेक्ट किया हुआ है तो वो जो फ्लूइड है वो सेम रहेगा, उसके कंटेंट सेम रहेंगे, वो मैटर सेम रहेगा. वॉल्यूम शायद चेंज हो जाए बट मास वो सेम रहेगा. तो इसका मतलब जो अमाउंट ऑफ मास होगा उस सिस्टम के लिए वो कांस्टेंट होगा. सिस्टम की ये डेफिनेशन है. तो फिर इसका मतलब अगर वो चीज़ कांस्टेंट है तो फिर हमारा टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द सिस्टम मास किसके बराबर होगा. अगर मास ही कांस्टेंट है तो टाइम रेट उसका चेंज सिस्टम के मास का किसके बराबर होगा, वो जीरो के बराबर होगा. दैट इज वाई dm सिस्टम ओवर dt इज इक्वल टू जीरो, कि जो मास ऑफ द सिस्टम है उसका टाइम रेट ऑफ चेंज वुड बी इक्वल टू जीरो, वो कोई भी चेंज नहीं होगा. और अगर आपको वो प्रॉब्लम याद हो जब हम रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम को ड्राइव करने जा रहे थे, तो एक हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर था और उस फायर एक्सटिंग्विशर से आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा था. तो फिर हम लोगों ने देखा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ द सिस्टम किसके बराबर होगा और रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम वो किसके बराबर होगा. तो हमने वहाँ पर भी देखा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ द सिस्टम वुड बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि सिस्टम की डेफिनेशन यही है कि हमारा जो कलेक्शन ऑफ अनचेंजिंग कंटेंट्स है दैट वुड बी द सिस्टम, यानी कि उसका अमाउंट ऑफ मास जो है सिस्टम का वो कांस्टेंट रहेगा. सो वेयर द सिस्टम मास एम सिस्टम इज मोर जनरली एक्सप्रेस्ड एज, तो हम इस सिस्टम मास को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, डेंसिटी टाइम्स द डिफरेंशियल वॉल्यूम एंड द इंटीग्रेशन ओवर द एंटायर सिस्टम. तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये कोई भी फ्लूइड है तो इस फ्लूइड के अंदर बहुत सारे डिफरेंशियल फ्लूइड एलिमेंट होंगे और इनका डिफरेंशियल वॉल्यूम होगा. तो इनका अगर डिफरेंशियल वॉल्यूम होगा तो हम ये डेंसिटी टाइम्स डिफरेंशियल वॉल्यूम अगर हम लोग प्लस करते जाएं सारे फ्लूइड एलिमेंट्स का, तो हमारे पास टोटल मास आ सकता है. या हम लोग इंटीग्रेट कर दें इसको इंटायर सिस्टम के ऊपर, देन वी कैन गेट द टोटल मास ऑफ द सिस्टम.
for a system and a fixed non-deforming control volume that are coincident at an instant of time as illustrated in figure 0.1. अगर हमारा सिस्टम और जो फिक्स्ड नॉन डिफॉर्मिंग कंट्रोल वॉल्यूम है वो अगर कोइंसिडेंट है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर, जिस तरह से ये इलस्ट्रेट किया गया है, तो हमारा जो रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम है with b is equal to mass and small b is equal to 1 allows us that d over dt rho dv integration over the system is equal to this equation. और ये इक्वेशन कहाँ से आई है? ये इक्वेशन हमारे पास रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम के अंदर हम लोग जब कैपिटल B की जगह पर मास पुट कर रहे होंगे और स्मॉल b की जगह पर 1, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ रही होगी. अब इस केस के अंदर ये इक्वेशन को देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि ये हमारे पास जो कंट्रोल वॉल्यूम है वो ये आपके पास डॉटेड लाइन है जो कि कंट्रोल वॉल्यूम शो हो रहा है, और टाइम t माइनस डेल्टा टी यानी कि कुछ टाइम पहले जब सिस्टम जो है वो कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर इन नहीं हुआ है, पर जैसे ही टाइम t हुआ है तो हमारे पास ये t माइनस डेल्टा टी के ऊपर है, ये हमारे पास टाइम t के ऊपर जो सिस्टम है और जो कंट्रोल वॉल्यूम है वो दोनों एक ही जगह पर कोइंसिडेंट हैं, जिस तरह से हम लोगों ने इक्वेशन को ड्राइव करते वक्त देखा था. फिर टाइम t प्लस डेल्टा टी बाद जो सिस्टम है बेसिकली वो अब कंट्रोल वॉल्यूम से एग्जिट कर गया है, कुछ पोर्शन उसका एग्जिट कर गया होगा और कुछ पोर्शन स्टिल विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम होगा. तो फिर हम लोग देखना चाहें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम किसके बराबर है, तो वो इक्वेशन इस तरह से आ रही होगी. वो किससे आई है? वो हमारे पास रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम से आई है. अगर आपको याद हो तो रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम वाज इक्वल टू डी बी सिस्टम ओवर डी टी, और जो बी था कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी हमारी, एनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वो प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम किसके बराबर थी? वो बराबर थी रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट प्रॉपर्टी विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम, और वो था रो बी डी वी. ठीक है, जाहिर सी बात है ये स्मॉल b जो है, अब ये बात हो रही है रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट प्रॉपर्टी विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम. अब ये है स्मॉल b और इससे मल्टीप्लाई हुआ है मास. मास कौन सा? कंट्रोल वॉल्यूम का, क्योंकि रो डी वी है और मल्टीप्लाई बाय b, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? वही प्रॉपर्टी. अगर हम मास पढ़ रहे थे तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? ये कैपिटल B के बराबर हो जाएगा. इफ़ यू रिमेंबर, small b was equal to capital B over m, and this was the intensive property. Small b was the intensive property that is independent of mass. तो ये हम लोग क्या शो कर रहा है? अब ये पूरा टर्म ये शो कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट प्रॉपर्टी जो भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, दैट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम प्लस net flow of that property within the control surfaces, and that was rho b v dot n dA, और इंटीग्रेशन ओवर द इंटायर कंट्रोल सर्फेसेस है कि वो प्रॉपर्टी कंट्रोल सर्फेसेस से कितना उसका नेट फ्लो हुआ है. तो अगर हम लोग कोई भी प्रॉपर्टी का रेट ऑफ चेंज देखना चाह रहे हैं सिस्टम के हिसाब से, तो वो प्रॉपर्टी इक्वल होगी, उसका जो रेट ऑफ चेंज है वो बराबर होगा कि वो उस प्रॉपर्टी का टाइम रेट चेंज कितना आया है विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम प्लस वो प्रॉपर्टी कंट्रोल सर्फेसेस से कितना नेट आउटफ्लो हुई है. और नेट आउटफ्लो क्या है? आउटफ्लो माइनस इनफ्लो. तो हमारे इस केस के अंदर जो प्रॉपर्टी हम लोग स्टडी कर रहे हैं दैट इज मास. सो कैपिटल B वुड बी मास एंड स्मॉल b वो बराबर होता है कैपिटल B ओवर मास के. तो हमारे मास ओवर मास कैंसिल आउट होके 1 के बराबर हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये b मास के बराबर है, ऊपर नज़र आ रहा है. तो स्मॉल b 1 के बराबर हो गया. तो कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर आपको ये नज़र आ रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, अब ये रो डी वी ये हम लोग पहले प्रीवियसली देख कर आए हुए हैं. अगर हम इसको इस तरह से लिखना चाहें मास ऑफ द सिस्टम को, तो वो इस तरह से लिख सकते हैं. तो ये उसने लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम. अब यहाँ पर जो b था वो 1 के बराबर हो गया है, तो बाकी एज इट इज टर्म है डाबा ओवर डाबा टी, डाबा ओवर डाबा टी, कंट्रोल वॉल्यूम और कंट्रोल वॉल्यूम की इंटीग्रेशन है, और डेंसिटी टाइम्स b, क्योंकि b 1 की जगह पर है तो वो लिखा नहीं है, दैट इज़ 1 dv. फिर हम लोग देखना चाह रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी कितना कंट्रोल सर्फेसेस से आउटफ्लो हुई है. अगेन यहाँ पर मास फ्लो ही है, तो स्मॉल b इज़ 1 के बराबर है, तो रो v n डॉट डी ए. So this is the continuity equation
जो कि रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम के तरीके से हम लोगों ने इसको लिखा है। और ये किसके लिए है? ये उसके लिए है जब आपका सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम कोइंसिडेंट है, और जब टाइम t प्लस डेल्टा टी के बाद वो चेंज हो रहा होगा तो हम लोग वो देख सकते हैं। इवन टाइम t माइनस डेल्टा टी के ऊपर वो अभी कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर इन नहीं हुआ है, तब भी हमारे पास तो ये टाइम t माइनस डेल्टा टी के ऊपर अभी जो सिस्टम है पूरा कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर नहीं आया है, बट टाइम t पर वो पूरा कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर है सिस्टम, एंड t प्लस डेल्टा टी के बाद जो सिस्टम है वो आउटफ्लो हो गया, जिससे हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ जो भी हम अभी मास पढ़ रहे हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ द सिस्टम वो पता लग रहा होगा कि वो किस तरह से चेंज हो रहा है। बट सिंस हमें पता है कि सिस्टम हम लोग डिफाइन ही इसी तरह से करते हैं कि फिक्स्ड कंटेंट्स होते हैं, तो उसका मास भी फिक्स होगा, तो दैट इज़ वाई दिस रेट ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ द सिस्टम है, ये वाला टर्म हम लोग पहले ही देख कर आए हैं कि ये बराबर है किसके, इक्वल टू जीरो के ही बराबर है। तो हम लोग ये जो ओवरऑल जब टोटल इक्वेशन लिख रहे होंगे तो ये हमारे पास इक्वल टू जीरो के आ रहा होगा। तो ये क्या कह रहा है? ये टर्म कह रहा है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द मास ऑफ द कोइंसिडेंट सिस्टम, कि उसका जो टाइम रेट ऑफ चेंज है ऑफ द मास ऑफ द कोइंसिडेंट सिस्टम वो किसके बराबर है? वो बराबर होगा टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द मास ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द कोइंसिडेंट कंट्रोल वॉल्यूम, कि वो जो चेंज है मास का या उसके कंटेंट्स का ऑफ द कोइंसिडेंट कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर उसका कितना चेंज है, प्लस नेट रेट ऑफ फ्लो प्लस ऑफ मास थ्रू द कंट्रोल सरफेस। तो उसके हिसाब से वो कंट्रोल सरफेस से उसका नेट रेट ऑफ फ्लो कितना है, तो अगर जितना इन हो रहा है उतना ही आउट हो रहा है तो नेट रेट ऑफ फ्लो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है इक्वेशन 5.3। तो अगर हमारा फ्लो स्टेडी हो तो हमारे किसी भी स्पेसिफिक या स्पेसिफाइड पॉइंट्स के ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग डेंसिटी या कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है, दैट मीन्स कि हमारा ये जो टर्म है डाबा ओवर डाबा टी वाला टर्म वो ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। सो दिस टर्म विल ऑलवेज बी ज़ीरो फॉर स्टेडी फ्लो। ठीक है, सो इसमें हमारे पास कोई भी चेंज नहीं आ रहा होगा विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम। जब आपका टाइम चेंज हो रहा होगा तब भी कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर कोई भी मास का चेंज नहीं आ रहा होगा, क्योंकि अभी हम लोग मास पर कंजर्वेशन ऑफ मास को स्टडी करें। तो विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम सेम मास ही रहेगा, उसके अंदर या तो मास इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा होगा जब हमारा फ्लो स्टेडी फ्लो होगा, इसके अंदर जितना इन होगा उतना ही आउट हो रहा होगा। सो स्टेडी फ्लो के लिए हमारा ये टर्म ज़ीरो है फॉर स्टेडी फ्लो। ठीक है, अब ये जो साइन कन्वेंशन है आपको v डॉट n नज़र आ रहा है। हम लोग जब रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम भी ड्राइव कर रहे थे तो उसके अंदर भी ये नोटेशन को यूज़ किया गया था, और यही बताया गया था कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो होगा वो सरफेस से नॉर्मल ड्रॉ किया जाएगा और आउटवर्ड ड्रॉ किया जाएगा। सो अगर कोई भी सरफेस होगी उसके नॉर्मली हम लोग यूनिट वेक्टर ड्रॉ कर रहे होंगे। सो ये आपकी सरफेस है अगर, तो इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर ये शो किया गया है। अब फ्लो इन हो रहा है तो वेलोसिटी जाहिर सी बात है अंदर की तरफ जा रही होगी, बट ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर आउटवर्ड है, तो जिसकी वजह से हमारे पास v डॉट n ये आपस में एंगल क्या बना रहे होंगे, 180 डिग्री बना रहे होंगे, जिसकी वजह से हमारे पास v डॉट n जो आ रहा होगा वो नेगेटिव आ रहा होगा। सो इन फ्लो के लिए हमारे पास v डॉट n जो है वो नेगेटिव होगा। अब जब आउटफ्लो इवन आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर सरफेस स्ट्रेट थी, यहाँ पर एंगल के ऊपर है, तो नॉर्मल तो हम लोग नॉर्मल बना रहे होंगे जिस तरह से उस सरफेस का नॉर्मल बन रहा है, तो आपको वो नज़र आ रहा है कि वो स्ट्रेट होने की बजाय नॉर्मल है। तो एक फ्लो जो है वो उसकी डायरेक्शन डिफरेंट है, उस तरफ स्ट्रेट है वेलोसिटी की। सो वेलोसिटी जो है अब वो भी सरफेस से आउटवर्ड है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी आउटवर्ड है। दैट मीन्स कि हमारा जो v डॉट n वाला टर्म है वो पॉजिटिव होगा किसके लिए, आउटफ्लो के लिए। तो ये नोटेशन आपको याद रखनी है जब भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। सो व्हेन all of the differential quantities rho v n dot dA are summed over the entire control surfaces as indicated by the integral, the result is the net mass flow rate through the control surface। तो हमारे पास अब इनफ्लो का भी आ गया, हमारे पास उस इक्वेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म दिया हुआ है रो वी डॉट एन डी ए या रो वी डॉट एन डी ए,
अब वो इंटीग्रेटेड है ओवर द इंटायर कंट्रोल सर्फेसेस। तो जितने भी हमारे पास कंट्रोल सर्फेसेस से इनलेट्स होंगे, वो आउटलेट्स होंगे, वो सारे के सारे इसके अंदर आ रहे होंगे, वो सारे के सारे टर्म्स इसके अंदर आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग इंटीग्रेशन जो दी हुई है ओवर द इंटायर कंट्रोल सर्फेसेस दी हुई है। अब अगर कहीं से फ्लो नहीं भी हो रहा है, फॉर एग्जांपल कहीं से फ्लो नहीं हो रहा है, जैसे ये हमारी वॉल्स हैं, ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ से फ्लो नहीं हो रहा है, सिर्फ फ्लो इन यहाँ से हो रहा है और एग्जिट यहाँ से हो रहा है, तो हमें कैसे पता लगे कि यहाँ पर v डॉट एन डी ए वाला टर्म किसके बराबर है? हाँ, क्योंकि इंटीग्रेशन तो ओवर इंटायर कंट्रोल सरफेस है। तो आप यूनिट नॉर्मल वेक्टर बनाएं इस तरह से बाहर, ठीक है। अब फ्लो तो इस तरफ हो ही नहीं रहा, फ्लो तो इस तरफ जा रहा है, तो अगर फ्लो इस तरफ जा रहा है तो इनके दरमियान जो एंगल बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा? वो एक दूसरे के 90 डिग्री अगर एंगल बन रहा है तो वो v cos थीटा v cos 90 डिग्री किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो ये जो इंटीग्रेशन है ओवर द एंटायर कंट्रोल सर्फेसेस, v डॉट n वाला टर्म वो पूरी कंट्रोल सर्फेसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जहाँ से फ्लो नहीं हो रहा है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर तो बाहर ऊपर की तरफ ही, यानी कि बाहर की तरफ आउटवर्ड ही बन रहा होगा, पर उसकी डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होगी, उसका कोई कंपोनेंट ही नहीं होगा। दैट इज वाई v डॉट एन डी ए वहाँ पर किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। v डॉट एन जो है वो वहाँ पर 0 होगा। सो ये जो ओवरऑल टोटल इंटीग्रेशन है कंट्रोल सर्फेसेस वाली, वो पूरी कंट्रोल सर्फेसेस के ऊपर है। तो जितने भी इनलेट्स होंगे, जितने भी आउटलेट्स होंगे, वो सारे के सारे इंटीग्रेशन वाले टर्म्स इसके अंदर आ रहे होंगे। तो इसको हम लोग, अब ये रो v डॉट एन डी ए है, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग डेंसिटी टाइम्स वेलोसिटी टाइम्स एरिया, सो दिस इज द मास फ्लो रेट। और अगर आपको मास फ्लो रेट पता हो, वो बराबर होता है रो ए वी के। सो ये कंट्रोल सर्फेसेस बता रहा होगा कि आपके पास जितने भी आउटफ्लोज हैं, हो सकता है ये सरफेस है, यहाँ से इन हो रहा है, यहाँ से भी आउट हो रहा है, फिर यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ से फिर आउट हो रहा है फ्लो, कहीं से यहाँ से फ्लो आउट हो रहा है, यहाँ से आउट फ्लो हो रहा है। तो हमारे पास आउटफ्लोज बहुत हो सकते हैं, तो वो सारे के सारे हम लोग सम कर लेंगे, वो हमारे पास इंटीग्रेशंस आ जाएंगी, और जब हम प्रॉब्लम्स भी कर रहे होंगे तो आपको क्लियर हो रहा होंगे। सिमिलरली आपके पास ऐसे हो सकता है कि आपके पास इनफ्लोज ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा हो, तो वो भी हमारे सारे के सारे सम अप हो जाएंगे इसके अंदर। तो ये जो टोटल कंट्रोल सरफेसेस वाली कह रही है कि नेट मास फ्लो कितना हुआ है, और वो किसके बराबर है? मास आउट, टोटल मास आउट माइनस टोटल मास इन, दैट इज द नेट रेट ऑफ फ्लो जो कि उन कंट्रोल सरफेसेस से हुआ होगा हमारे पास। और इसका यूनिट है इस केस के अंदर रो वी अन डॉट डी ए मास फ्लो के हिसाब से, दैट इज kg पर सेकेंड। सो द कंट्रोल वॉल्यूम एक्सप्रेशन जो है वो कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए, और ये रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा ही इसीलिए था कि हम लोग कंट्रोल वॉल्यूम और सिस्टम अप्रोच को कंबाइन करना चाह रहे थे। लॉज लिखे हुए थे सिस्टम अप्रोच के लिए, बट हम चाहते थे कि कंट्रोल वॉल्यूम हम लोग जहाँ पर भी इम्पॉर्टेंस रखते हों हमारे कुछ प्रॉब्लम्स, तो वो उन पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर हम लोग स्टडी करना चाह रहे हो, और उन पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर अगर स्टडी करना चाह रहे हो तो वो जो लॉज के कंटेंट्स हैं वो उन कंट्रोल वॉल्यूम के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। सो जो कंट्रोल वॉल्यूम एक्सप्रेशन है अब कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए, विच इज़ कॉमनली कॉल्ड, इसको हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन भी कहते हैं, और ये आपके पास कंटिन्यूटी इक्वेशन कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर है, और ये फिक्स्ड नॉन डिफॉर्मिंग कंट्रोल वॉल्यूम के लिए। और इस केस के अंदर ये वाला टर्म ज़ीरो हुआ है, क्यों? क्योंकि ये क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, और हमें पता है कि मास ऑफ द सिस्टम का जो चेंज है या टाइम रेट ऑफ चेंज है वो ज़ीरो के ही बराबर होगा, उनके कंटेंट सेम रहेंगे। वो इन हो सकते हैं, कहीं आउट हो सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, पर हमारा वो सिस्टम एज इट इज़ वही सिस्टम रहेगा, उसको हम लोग फॉलो करेंगे। सो हमारे पास जो टर्म आ रहा है वो एक टर्म ये आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम, कि आपके कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर मास का चेंज कितना आ रहा है, प्लस कंट्रोल सरफेसेस से आउटफ्लो कितना हुआ है, दैट वुड बी इक्वल टू 0। आप एग्जाम्पल लें कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये टैंक है, इस टैंक के अंदर पहले 5 लीटर्स पड़ा हुआ है, अब फ्लो इन हो रहा है 1 लीटर और एग्जिट भी हो रहा है 1 लीटर। तो इसके हिसाब से अगर जितना इन हो रहा है उतना ही एग्जिट हो रहा है, इससे पता लग रहा है कि हमारा फ्लो स्टेडी है, क्योंकि कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा होगा, जिसकी वजह से ये टर्म क्या हो जाएगा?
ये टर्म हो जाएगा 0 हो जाएगा फॉर स्टेडी फ्लो। सही है। और ये चीज़ बता रहा होगा नेट रेट ऑफ फ्लो। इसका मतलब है कि आपका मास आउट कितना हुआ है माइनस मास इन कितना हुआ है। अब आउट भी 1 लीटर हुआ है, इन भी 1 लीटर हुआ है, तो क्या हो गया, ये तो पहले ही 0 हो गया था, 1 माइनस 1, सो 0 इक्वल टू 0। सो दिस इज हाउ कि हम लोग मास को कंजर्व कर रहे हैं, कहाँ आया कितना गया उसको ट्रेस आउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग ये कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी इस चीज़ को देखने में। इन केस अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास यही सेम एग्जाम्पल है, 5 लीटर्स था और इन जो है वो हो रहा है 2 लीटर्स और आउट हो रहा है 1 लीटर्स। इनलेट स्टार्टिंग के ऊपर ये कंडीशन थी, पर जैसे ही टाइम चेंज हो रहा होगा हमारा 1 लीटर जो है वो इंक्रीज हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि इन 2 हो रहा है और आउट कितना हो रहा है 1 लीटर। सो ये जो चेंज आ रहा होगा इसके अंदर बार बार 1 लीटर ऐड हो रहा होगा, वो ऐड अप हो रहा होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम अब 0 नहीं होगा, स्टेडी फ्लो नहीं होगा, क्योंकि मास विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम वो चेंज हो रहा होगा, वो इंक्रीज हो रहा होगा। उस केस के अंदर हमारे पास क्या होगा कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम है, जब हम प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे होंगे हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही होगी 1 प्लस ये आपको कंट्रोल सरफेसेस से रिप्रेजेंट कर रहा है कि मास आउट और मास इन कितना हुआ है। इस केस के अंदर आउट हुआ होगा 1 लीटर माइनस इन जो हुआ है वो 2 लीटर्स इक्वल टू 0। सो 1 प्लस 1 2 माइनस 2, सो 0 इक्वल टू 0। सो आपको नज़र आ रहा है कि इस तरह से हम लोग मास को कंजर्व कर सकते हैं, मास को ट्रेस आउट कर सकते हैं, चाहे फ्लो स्टेडी हो या अनस्टेडी फ्लो हो। और ये कंजर्वेशन ऑफ मास या कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है, इवन दूसरे प्रॉब्लम्स भी जब हम लोग कर रहे होंगे, ये लॉ है और इस लॉ को हमें हर बार यूज़ हो रहा होगा इवन डिफरेंट प्रॉब्लम्स के अंदर भी। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से एक मास जो कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ द सिस्टम है, उस लॉ को हम लोगों ने कंट्रोल वॉल्यूम एक्सप्रेशन के अंदर ले आए। और रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम का काम ही यही था कि सिस्टम अप्रोच एंड द कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच को कंबाइन कर रहा था। तो एक हमारे पास जनरल फॉर्म हो गया रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम का। उस जनरल फॉर्म रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम को यूज़ करते हुए हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मास की इक्वेशन फाइंड आउट की है। ठीक है। और हमारे पास ऑफन एक्सप्रेशन यूज़ है मास फ्लो रेट का, वो m डॉट होता है, ये m डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं हम लोग। और थ्रू अ सेक्शन ऑफ कंट्रोल सरफेस हैविंग एरिया a, तो हमारे अगर किसी भी एरिया से वो फ्लो हो रहा है, तो अगर फॉर एग्जांपल वो एरिया a है, इधर से फ्लो हो रहा है उस मास फ्लो, तो वो बराबर होता है किसके, डेंसिटी टाइम्स द q, एंड q इज़ द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। q जो है वो बराबर है एरिया टाइम्स वेलोसिटी के, वेयर रो इज़ द फ्लूइड डेंसिटी, q इज़ द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, उसका यूनिट है मीटर क्यूब्स पर सेकेंड, एंड v इज़ द कंपोनेंट ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द एरिया। और जो v होगा हमारा, वो जाहिर सी बात है अगर एरिया इस तरह से है तो फ्लो हमारा इस तरह से हो रहा होगा, तो वो जो वेलोसिटी है नॉर्मल होगी उस एरिया के, वो हम लोग कंसीडर कर रहे होंगे। सो दिस इज द मास फ्लो रेट इज इक्वल टू रो v डॉट n dA एंड द इंटीग्रेशन ओवर द इंटायर एरिया, सो दैट इज रिप्रेजेंटिंग द मास फ्लो रेट। तो हमारे पास ये जो रो v डॉट n dA इंटीग्रेशन इंटायर कंट्रोल सरफेस है, वो रिप्रेजेंट कर रही है मास फ्लो रेट, नेट मास फ्लो रेट कंट्रोल सरफेसेस से कितना हो रहा है। क्या जितना इन हो रहा है उतना ही आउट हो रहा है या चेंज आ रहा है, तो वो फिर हमारे पास फ्लो स्टेडी नहीं होगा अगर चेंज आएगा, तो फिर मास विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा होगा डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। तो ये जो हमारी इक्वेशन है 5.6, ये इन्वॉल्व करती है यूज़ ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव या एवरेज वैल्यूज़ ऑफ फ्लूइड डेंसिटी एंड वेलोसिटीज़। तो अगर हम लोग इस मास फ्लो रेट जो इक्वेशन रो ए वी वाला टर्म यूज़ कर रहे हैं, तो इस केस के अंदर हम लोग डेंसिटी की भी एवरेज वैल्यू यूज़ करते हैं और वेलोसिटी की भी वैल्यू एवरेज यूज़ करते हैं। तो अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लोज हुए तो डेंसिटी तो चेंज नहीं हो रही होगी, वो कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी उस एरिया के ऊपर। पर अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लोज नहीं है तो तब डेंसिटीज चेंज हो रही होंगी, क्योंकि हम लोग यही स्टडी करके आए हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लोज के अंदर डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। पर अगर हमारे पास ये जो वेलोसिटी है मास फ्लो रेट रो ए वी, तो हमने एक ही वेलोसिटी रखी हुई है। इसका मतलब ये है या तो एवरेज वेलोसिटी हो जो कि इस एरिया से गुजर रही हो,
क्योंकि हमारे पास इस एरिया से गुजरते वक्त फ्लो की वेलोसिटीज़ वेरी कर सकती हैं। जैसे ये है, यूनिफॉर्म नहीं हो सकती हैं। हम लोग पढ़कर आए हैं कि विस्कोसिटी होने की वजह से फ्लूइड जो है स्टिक कर जाता है सरफेसेस के ऊपर, जिसकी वजह से वेलोसिटी प्रोफाइल जनरेट होता है और वो वैरी कर रहा होता है आपकी इन टर्म्स ऑफ वाई के तौर पर। तो ये जो वेलोसिटी वेरिएशन है, आपको पैराबोलिक वेलोसिटी प्रोफाइल नज़र आ रहा है, ये उसी तरह से ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये एक्चुअल वेलोसिटी प्रोफाइल है। अगर इस एक्चुअल वेलोसिटी पॉइंट पर अब क्या हो रहा होगा, अगर ये मेरा एरिया है तो हर पॉइंट पर डिफरेंट वेलोसिटी है, हर पॉइंट पर डिफरेंट वेलोसिटी है। तो फिर या तो मैं उसको इंटीग्रेट करूं और उस वेलोसिटी का फंक्शन फाइंड आउट करूं विद रिस्पेक्ट टू एरिया, विद रिस्पेक्ट टू हाइट, जो भी चेंजेस आ रही हैं, तो वो इक्वेशन फॉर्म करूं। अगर वो हो सकता है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम ऐसे भी होंगे जिसमें हम लोग इस तरह से कर रहे होंगे कि हम वेलोसिटी प्रोफाइल को देखते हुए वो बना रहे होंगे और वेलोसिटी को सॉल्व आउट कर रहे होंगे, या तो फिर मैं उस वेलोसिटी को एवरेज तौर पर रिप्रेजेंट करूं। और एवरेज वेलोसिटी किस तरह से रिप्रेजेंट की जा सकती है, नेट रेट कितना हो रहा है मास फ्लो का उस एरिया से, डिवाइडेड बाय द डेंसिटी इनटू एरिया, एंड दैट वुड गिव मी द एवरेज वेलोसिटी। क्यों, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मास फ्लो रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डिवाइड कर रहा हूँ रो ए से, और ये किसके बराबर हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। क्यों, मास फ्लो रेट बराबर ही होता है डेंसिटी टाइम्स एरिया टाइम्स वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे कि ये ब्लू कलर में आपको नज़र आ रही है, तो वी एवरेज शो करने की बजाय हम लोग उसको सिंपल वी के तौर पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर ये बार नोटेशन देने के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर एवरेज वेलोसिटी के तौर पर शो कर रहे हैं तो हमें बार नोटेशन यूज़ करनी पड़ेगी। तो अब हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे, और वो जो प्रॉब्लम्स है हम लोग यूज़ कर रहे होंगे, वो प्रॉब्लम्स के अंदर फिक्स्ड नॉन डिफॉर्मिंग कंट्रोल वॉल्यूम। तो हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की, जिसके अंदर हमारा जो एप्रोप्रिएट कंट्रोल वॉल्यूम है टू सेलेक्ट या टू यूज़ इज़ द फिक्स्ड एंड नॉन डिफॉर्मिंग। तो अब उसके हिसाब से हम लोग ये जो इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर्म की है, वो हम लोग अप्लाई कर रहे होंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स के ऊपर।